नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो, जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है, नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का इतिहास है कि वहाँ पर समय समय पर इंसर्जेंसीज होती रही हैं, इंस्टेबिलिटी रही है। कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो अलग से स्टेट की मांग करते हैं, कई सारे ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो अलग से देश की मांग करते हैं। तो अब जो ये एक्ट बना है तब से प्रोटेस्ट हो रहा है और फ्यूचर में भी इंस्टेबिलिटी रह सकती है अगर जल्द ही नॉर्थ ईस्ट की जनता को शांत करने के लिए गवर्नमेंट उपयुक्त कदम नहीं उठाती है। जब से देखो सिटीजनशिप एक्ट बना है, 2 बांग्लादेशी मिनिस्टर्स ने इंडिया में अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री को भी इंडिया में आना था लेकिन उन्होंने अपनी विजिट को पोस्टपोन कर दिया। आर्टिकल में कहा जाता है सरकार ने पहले सोचा नहीं, विचार नहीं किया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर इंस्टेबिलिटी रहती है, लंबे समय तक प्रोटेस्ट होते हैं, तो इससे हमारी जो एक्टिस्ट पॉलिसी है वो किस प्रकार से प्रभावित होगी। क्योंकि देखो, नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट हमें जोड़ता है साउथ एशियन कंट्रीज से। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया की एक्टिस्ट पॉलिसी में बहुत अहम स्थान रखता है। अभी देखो, सिनेरियो ये है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो है अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करता जा रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लेता जा रहा है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये देश एक साथ आए हैं। इन्होंने क्वाड ग्रुप की स्थापना भी की थी। जापान ये चाहता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इन देशों में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया को आगे किया जाए। और इंडिया को कैसे आगे किया जा सकता है? नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाके। अगर देखो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट आती है तो इंडिया और बेहतर रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकेगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। इसलिए जापान काफ़ी प्रयास कर रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट आए। अभी फिलहाल देखो, नॉर्थ ईस्ट में 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है जापान ने। जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो एक्टिवली मैनेज्ड है नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स और इस पूरे रीजन के इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन के लिए। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, असम में धुबरी और मेघालय में फूलबाड़ी, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बन रहा है जिसे फाइनेंस किया जा रहा है जापान के द्वारा। इसके अलावा जापान ने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफर की है नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। जापान की कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही हैं। तो कहने का एसेंस देखो ये है, जापान काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट में, क्योंकि जापान चाहता है इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को रोके। लेकिन जिस प्रकार से अब प्रोटेस्ट चल रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इससे जापान काफ़ी शॉक हुआ है। जापान को लगा है शायद इतनी सारी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में ना आ जाए। क्योंकि देखो, कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, गवर्नेंस में कंसिस्टेंसी होती है। बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेबिलिटी है वो प्रभावित हुई है। और अगर जापान नॉर्थ ईस्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर से विचार करता है तो जापान जो हमारे देश के दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, यहाँ पर काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जापान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा फाइनेंस किए जा रहे हैं। इन पर भी पुनर्विचार जापान कर सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, इंडिया और जापान मिल के काम कर रहे हैं और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ताकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जा सके। ये भी प्रोजेक्ट खतरे में आएगा अगर इसी वजह से इंस्टेबिलिटी रहती है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड में भी इंडिया और जापान आपस में पार्टनर हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया के पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जा सके। ये सब चीज़ें भी प्रभावित होती हैं अगर इंडिया में इंस्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कश्मीर ऑलरेडी वोलेटाइल है।
तो क्या गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर सकती है? देश में एक और रीजन वोलेटाइल हो, अच्छी खासी स्टेबिलिटी थी पहले नॉर्थ ईस्ट में। गवर्नमेंट को पहले विचार करना चाहिए था कि हम जो एक्ट बनाने जा रहे हैं इसके रिपरकशंस क्या होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो यूएन ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बोला है ये फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है यूएन के द्वारा हमारे किसी एक्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है। इवन यूएस, यूके, कनाडा और काफ़ी सारे दूसरे देशों ने भी अपने नागरिकों को ये हिदायत दी है कि वो नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में विजिट ना करें। तो लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो ये सारी जो मेजर एम्बेरसमेंट है वो अवॉइड की जा सकती थी अगर इंडिया पहले से इन देशों के सामने अपनी बात रखता, अगर उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना ही था। इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया लेकिन रिपरकशंस पर विचार नहीं किया गया। डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू वेरियस जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं उनको पहले बता देना चाहिए था इंडिया को कि हम ये एक्ट क्यों लाना चाहते हैं और क्यों ये इंडिया के लिए ज़रूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से दूसरे देशों के साथ रिलेशंस, देश की इकोनॉमी, इन सब पर क्या असर हो रहा है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।